नमस्कार जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर उत्तराखंड के देवी मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, घर घर हो रही कन्या पूजा। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। देहरादून में 3 दिवसीय जनजातीय महोत्सव की शुरुआत, सीएम धामी ने किया उद्घाटन। थारू लोक गायिका को आदि गौरव सम्मान से किया सम्मानित। हरिद्वार में अतिक्रमण पर नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश, अधिकारियों को दस्तावेजों की जांच कर हटाने के दिए निर्देश। कहा समय सीमा के अंदर अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई। केदारनाथ बद्रीनाथ में बिना लिमिट के होंगे दर्शन, पुरोहितों के विरोध पर हटी कैंपेन। सीएम धामी बोले किसी को नहीं रोका जाएगा। उत्तरकाशी चमोली समेत 5 जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार, मैदानी इलाकों में मौसम रहेगा शुष्क। देहरादून में तापमान 30 डिग्री के पार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि धन, वैभव, सुख, शांति और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी मां महागौरी की आराधना को समर्पित महाअष्टमी पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। महागौरी से आप सभी के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर आज उत्तराखंड के माता मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हरिद्वार के माया देवी मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। इस दौरान माता के दर्शन कर लोगों ने सुख समृद्धि की कामना की। देश भर में चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर्व श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्र के इस खास दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रुड़की से आस्था की एक भव्य तस्वीर सामने आई है, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। रुड़की के दुर्गा चौक स्थित मां दुर्गा मंदिर में अष्टमी के अवसर पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ती चली गई। मां दुर्गा के दर्शन के लिए महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे सभी कतारों में धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। चारधाम यात्रा शुरू होने से ठीक पहले उत्तराखंड सरकार ने कैंपेन यानी कि रोजाना श्रद्धालुओं की संख्या तय करने की व्यवस्था खत्म कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा कि अब किसी भी श्रद्धालु को दर्शन से नहीं रोका जाएगा, चाहे संख्या कितनी भी हो। ये फैसला तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बाद लिया गया है। बता दें, उत्तराखंड में 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। अब तक करीब 10 लाख श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं, जबकि GMVN के जरिए 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। पहले पर्यटन विभाग ने योजना बनाई थी कि पिछले साल की तरह इस बार भी केदारनाथ में रोजाना 18,600 और बद्रीनाथ में 21,600 श्रद्धालुओं की लिमिट रहेगी, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि सामान्य यात्रा में कोई लिमिट लागू नहीं होगी। तो वहीं खबर में विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से श्रीनिवास पंत हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। तो श्रीनिवास जी, अब इस लिमिट को खत्म कर दिया गया है, लोगों के लिए राहत बड़ी भरी खबर इसे कहा जा सकता है। क्या कुछ खबर को लेकर अपडेट है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। उसके लिए राज्य सरकार स्तर पर, बद्री केदार मंदिर समिति के स्तर पर तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं। राज्य सरकार हर संभव शौचालय की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, मेडिकल कैंप की व्यवस्था, सड़कों के गड्ढों को भराई करने की व्यवस्था, साथ ही साथ नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी देकर के खास तौर पर
उत्तरकाशी और चमोली जिले के जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि कहीं पर किसी प्रकार की कोई परेशानी चारधाम यात्रा के दरमियान नहीं होनी चाहिए। उससे पहले उसके मॉक ड्रिल भी की जानी चाहिए। पहले शासन स्तर पर तय किया गया था कि राज्य सरकार प्लान ए और प्लान बी को एग्जीक्यूट करेगी चारधाम यात्रा में, क्योंकि पिछले साल जब चारधाम यात्री बड़ी तादाद में पहुंचे थे तो अचानक से क्राउड मैनेजमेंट फेल हो गया था। उसके बाद दूसरे तरीके से इस प्लान को चालू किया गया, लेकिन इस बार सरकार चाहती है कि इसको व्यवस्थित रूप से किया जाए। पहले सरकार ने जारी किया था कि कुछ निर्देश जारी किए थे कि हम कुछ तादाद फिक्स करेंगे जिसके बाद चारधाम यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। 18,000 से लेकर के 20,000 यात्री एक बार में दर्शन कर पाएंगे। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने जो ताजा बयान दिया है, सीधे तौर पर कहा है कि दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों की कोई संख्या नहीं होगी, उसको सीमित नहीं किया जाएगा। जितने यात्री चारधाम पहुंचेंगे उन सभी को दर्शन करने की छूट दी जाएगी और वो दर्शन कर पाएंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है, पूरी सरकार ने ये भी कहा है कि जो प्लान ए और प्लान बी क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के प्रशासन स्तर पर तैयार किया गया है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। यानी ऋषिकेश से चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव शुरू होता है और इस दरमियान जब केदारनाथ के लिए यात्रा शुरू होती है या यमुनोत्री के लिए शुरू होती है तो उसके बाद पैदल ट्रैक होता है। पैदल ट्रैक जाने वाले यात्रियों को देर रात तक ऊपर पहुंचने के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा, बल्कि सुबह 4 बजे ही यात्रियों को वहां से केदारधाम और यमुनोत्री के लिए छोड़ा जाएगा। इसका ये मतलब होता है कि चारधाम यात्री बीच रास्ते में कोई ट्रैक पर फंसा न रहे और कि इस दौरान कोई बारिश आती है या मानसून के दरमियान दिक्कतें होती है, लैंडस्लाइड की समस्याएं होती हैं, तो लोगों को सुरक्षित निकाला जा सकेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी श्रीनिवास जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। वक्त का थोड़ा सा अभाव है तो चलिए अब यहाँ से सीधा आपको लिए चलेंगे हम लोग देहरादून की ओर, जहां पर देहरादून में आयोजित राज्य जनजातीय महोत्सव 2024 में पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग करते हुए जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस दौरान 12 राज्यों के प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वरूप मिला। मुख्यमंत्री ने आदि गौरव सम्मान प्रदान करते हुए 142 करोड़ से अधिक की पेंशन राशि भी लाभार्थियों को हस्तांतरित की। उन्होंने शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का भी उल्लेख किया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट किया है कि संतोषजनक कार्य न होने की स्थिति में अतिथि शिक्षक सेवा विस्तार का दावा नहीं कर सकते। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा विश्वविद्यालय की अतिथि शिक्षक प्रिया जोशी की याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने योग्यता की कमी के आधार पर यह याचिका खारिज की है। प्रिया जोशी ने हाईकोर्ट से मांग की थी कि विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हिंदी के पद पर उन्हें नियमित चयन होने तक उनकी सेवाओं को अतिथि व्याख्याता के रूप में विस्तारित किया जाए। याचिकाकर्ता को 5 मार्च 2024 के विज्ञापन के आधार पर अस्थायी रूप से अतिथि संकाय के रूप में नियुक्त किया गया था। दिसंबर 2024 के बाद विश्वविद्यालय ने उनकी सेवाओं को जून 2025 तक के लिए 6 महीने का विस्तार दिया था। हालांकि विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया कि इस विस्तारित अवधि के दौरान याचिकाकर्ता का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा और वे 96 दिनों तक अनुपस्थित रहीं। धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ मेले की व्यवस्था को संभालने वाली मेला नियंत्रण भवन की इमारत का विस्तार होगा, जिसके लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। 2 दशकों से भी ज्यादा समय से मेला नियंत्रण भवन सभी मेला के संचालन में अहम भूमिका निभा रहा है। हालांकि अब सरकार को इस इमारत के विस्तार की जरूरत महसूस हो रही है, लिहाजा पुरानी बिल्डिंग के बगल में हेलीपैड युक्त नई इमारत बनाने का काम शुरू हो गया है, जिसका बजट करीब 50 करोड़ रुपए होगा। अधिकारियों के मुताबिक नए मेला नियंत्रण भवन में अत्याधुनिक कमांड कंट्रोल सेंटर, सर्विलेंस सिस्टम, भीड़ नियंत्रण के लिए तमाम उपकरण और तमाम सुविधाएं होंगी, जिससे मेला प्रबंधन बेहतर हो सकेगा। तो बेसिकली अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग सेटअप है उसके अंदर हमारा कमांड कंट्रोल रूम इसी बिल्डिंग में है और साथ में जो सारे हमारे पुलिस के जो का पूरा सेटअप है और जो हमारा सेटअप है पूरा यहीं पे स्थापित है। इसके अलावा हमारी पीआईयू की टीम, हमारी टेक्निकल टीम, हमारे ऑडिट की टीम सभी यहाँ पे रहती हैं।
जो हमारे साथ में एक्सपेंशन हो रहा है उसमें एक्सक्लूसिवली हम लोगों ने कोशिश की है कि जो हमारा कमांड कंट्रोल रूम है उसकी अच्छी व्यवस्था हो, वहाँ पे ऑफिसर्स की बैठने की व्यवस्था है वो देखी गई है। हेलीपैड का निर्माण जैसे मैंने बताया, पार्किंग की व्यवस्था उसमें की गई है। पंडित नरेंद्र तिवारी दूरदृष्टि वाले राजनेता थे और उन्होंने उस समय जो है 2004 में मेला नियंत्रण कक्ष और मेला भवन, मेला अस्पताल, दो बड़े निर्माण, इसके अलावा और कई पुल बड़े अस्थायी निर्माण हरिद्वार को दिए, जिनका समय रहते निर्माण कार्य शुरू हो गया था और जिनका उपयोग 2004 के अर्धकुंभ मेला में हुआ। और लगातार अब वो अस्थायी प्रकृति के ये निर्माण जो है स्थानीय जिला प्रशासन के, मेला प्राधिकरण के, मेला अधिष्ठान के काम आते हैं। देहरादून में घरेलू एलपीजी गैस संकट अब खत्म हो गया है। पुष्कर सिंह धामी की मॉनिटरिंग और जिला प्रशासन देहरादून की सख्ती के बाद गैस आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरीके से पटरी पर आ गई है। अब शहर में घर घर गैस की होम डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है। प्रशासन ने गोदाम से सीधे वितरण पर रोक लगाकर क्यूआरटी टीमों के जरिए निगरानी बढ़ाई है। अधिकारियों के अनुसार सभी 70 गैस एजेंसियों पर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सप्लाई चेन मजबूत हुई है और उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो रही है। तीन जो है अलग अलग क्षेत्रों में 3 लोगों के खिलाफ उसमें मुकदमा दर्ज किया और उनके बड़े लेवल पे जो है उनके पास जो है सिलेंडर जब्त किए हैं और जो भी यहाँ भी घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग जो है होते पाया जा रहा है उनको भी जो है सीज़ किया जा रहा है। और इस प्रकार जो है जनपद देहरादून में गैस की स्थिति पर लगातार निगरानी की जा रही है, उस पर वितरण पर और आपूर्ति पर, और अधिक से अधिक गैस की जो है वो सरलता से जो है कंज्यूमर्स को उपलब्ध हो जाए, इस पे काम किया जा रहा है। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा शुरुआत में हुआ था, लेकिन अभी जो है गैस जहाँ पे भी जिसका रूट है डे वाइज है तो वहाँ पे आ रही है गैस। और सभी से यही अनुरोध है कि आप लोग पैनिक ना हो, आपके घर में ही आपको सिलेंडर मिलेगा और आप अपनी बुकिंग देख लेना कि उसको 25 दिन कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद ही आपको गैस मिलेगी और बाकी बिल्कुल सामान्य है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लोहाघाट में हथरंगिया क्षेत्र में रसोई गैस वितरण को लेकर हुई अव्यवस्थाओं का जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार के द्वारा गंभीरता से संज्ञान लिया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर लोहाघाट के हथरंगिया क्षेत्र में पूर्ति निरीक्षक चंद्रकला चतुर्वेदी के नेतृत्व में रसोई गैस का वितरण सुव्यवस्थित तरीके से किया गया, जिस कारण सभी उपभोक्ताओं को रसोई गैस उपलब्ध हुई। रसोई गैस मिलने से लोगों को राहत की उम्मीद भी है और लोगों ने अभी राहत की सांस ली है। लोगों की बुकिंग ज़्यादा होने के कारण कल वितरण थोड़ा सा शेष रह गया था, तो उसके लिए आज 80 सिलेंडर हमने हथरंगिया वार्ड पे वितरण कराए हैं और बाकी अवशेष सिलेंडर 234 में से अवशेष सिलेंडर ढेरनाथ ग्राम सभा में गए हुए हैं। तो आज हमने कल जो अवशेष लोग थे उनकी एक सूची कल ही तैयार कर ली थी। उस सूची के आधार पर आज लोगों को बहुत सुचारू रूप से गैस वितरण हुआ है और लोग संतुष्ट हैं वितरण से। और जो कल लोग भीड़ पे लाइन पे लगे हुए थे उन्हें आज सब लोगों को यहाँ पर संतुष्टिपूर्वक गैस वितरण करा दिया। तो आज तो कुछ नहीं हुई, ठीक है, आगे गाड़ी मिल रही है। कल हुई थी दिक्कत, जो 8 बजे आए थे शाम को जो है 3 बजे गए यहाँ से, तो कल की जगह आज मिल गई है, ठीक ही हो रहा है। फ्री है 950 रुपए में। कोई फालतू पैसे तो नहीं फालतू पैसे। तो मतलब आज राहत मिली है? राहत मिली है आज 900 मिली है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, शांतिपूर्वक जो है सबको बढ़ रही है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, तो कोई दिक्कत नहीं। 950 रुपये, एक पैसा ज्यादा नहीं ले रहे, ठीक 950 दे रहे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के जगजीतपुर चमारिया सहित कई अन्य स्थानों पर चक्रोड पर सार्वजनिक सड़कों पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारियों को अतिक्रमण से जुड़े दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया है। आपको बता दें, कोर्ट ने अधिकारियों को इन दस्तावेजों की जांच के बाद अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं और ये जनहित याचिका हरिद्वार जिले के ग्राम चमारिया निवासी हरीश चंद्र जोशी ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि उनके गांव सहित हरिद्वार के जगजीतपुर और अन्य कई जगहों पर चक्रोड सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया जा रहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता से कहा कि उनके पास अतिक्रमण से संबंधित जो भी दस्तावेज उपलब्ध हैं उन्हें संबंधित विभाग के अधिकारियों को दें। अधिकारियों को इन दस्तावेजों की जांच के बाद शीघ्र अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
चंपावत जिले में इन दिनों फिल्म अर्जिया दी जस्टिस ऑफ गोलजू की शूटिंग जोरों शोरों से जारी है। लोहाघाट के प्रसिद्ध कोली ढेक के झील किनारे शूटिंग के दौरान नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष गोविंद वर्मा पहुंचे और फिल्म का क्लैप देकर शूटिंग का शुभारंभ किया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने कहा कि लोहाघाट और उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है कि यहां फिल्म की शूटिंग हो रही है, जिसमें मुंबई से बॉलीवुड कलाकार और तकनीकी टीम पहुंची है। उन्होंने कहा कि लोहाघाट और चंपावत जिले की प्राकृतिक सुंदरता बेहद आकर्षक है और यहाँ की लोकेशन फिल्मांकन के लिए बेहद उपयुक्त है। मैं भी बहुत सारे शहरों में गया हूँ और जिस प्रकार से हमारे लोहाघाट की प्राकृतिक रूप से सुंदरता है और भगवान ने जिस प्रकार से लोहाघाट नगर को बसाया है, और मैं तो अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ कि मैं लोहाघाट में इस स्थान पर कार्य करने का मुझे मौका मिला। और मैं लगातार ये भी प्रयास करते रहते हैं कि हमारे लोहाघाट के जो दर्शनीय स्थल हैं, इन स्थलों को भी फिल्मों में जगह मिले और जिससे कि देश विदेश से पर्यटक आ सकें। और आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारा उत्तराखंड शहर भी एक फिल्मी सिटी के रूप में जाना जाए, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि एक न एक दिन पक्का फिल्मी सिटी के रूप में लोहाघाट नगर भी लोगों के का केंद्र बनेगा। ये गोलजू की कृपा से, उनके न्याय की कृपा से ये है फिल्म का पूरा बैकग्राउंड। तो ये शूटिंग हमारी गाने फिल्माना है, हमें यहाँ पे यहाँ भी फिल्माना है और हम जैसलमेर में कर चुके हैं, मल्ला लेक में कर चुके हैं, चंपावत में कर चुके हैं और अपना एक रिजॉर्ट है अपना मुन्ना देव जी का, उसमें करेंगे, आगे बंगला बनाएंगे उसका। ये सारी लोकेशन मरोड़ा खान में करेंगे और ऊपर एबट माउंट में भी करेंगे। तो वहीं बात अब उत्तराखंड की ही, तो काशीपुर पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन की बढ़ती शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। बीते 6 महीनों में पुलिस ने 200 से अधिक खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा है, जिससे लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। जानकारी के मुताबिक काशीपुर क्षेत्र में लगातार मोबाइल गुमशुदगी की शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली काशीपुर के निर्देशन में सभी प्रार्थना पत्रों को CEIR पोर्टल पर अपलोड किया गया और ट्रैकिंग की प्रक्रिया शुरू की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश और पुलिस अधीक्षक काशीपुर के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए CEIR टीम ने अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक व्यापक अभियान चलाया और इस दौरान करीब 30 लाख रुपए कीमत के 200 से अधिक मोबाइल फोन बरामद किए गए। अक्सर ये मोबाइल आसपास के रामपुर मुरादाबाद के क्षेत्र में मिल जाते हैं अक्सर ये। तो इसी तरह हमारे जो पोर्टल में एक कांस्टेबल कैलाश है, इसके द्वारा कैलाश जोशी द्वारा बड़ा उल्लेखनीय कार्य किया गया है। इसने विगत 6 महीनों में 200 ऐसे खोए हुए मोबाइल, इनकी कीमत करीब 30 लाख रुपए है, वे बरामद किए हैं। और आज भी जो है 22 मोबाइल ऐसे थे जो पिछले दिनों में बरामद किए गए थे, उनके मालिकों को बुलाकर और मोबाइल जो है उनके सुपुर्द किए गए। हल्द्वानी में आज सुबह जज फार्म में परिस्थितियों से परेशान होकर महिला ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि 1 साल पहले महिला के पति ने भी आत्महत्या कर ली थी। महिला ने सुसाइड नोट में लिखा कि ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी है, क्योंकि अगर जिंदा रही तो पागल हो जाऊंगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। काशीपुर में हर वर्ष की भांति इस बार भी चैत्र मास में आयोजित होने वाला उत्तर भारत का प्रसिद्ध चैती मेला श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ शुरू हो गया है। मेले के प्रमुख आकर्षण मां बाल सुंदरी देवी का भव्य डोला नगर मंदिर से गाजे बाजे, ढोल नगाड़े और हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में निकाला गया। डोला यात्रा पूरे शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए करीब 6 किलोमीटर की दूरी तय कर चैती मंदिर पहुंची। पूरे वातावरण में भक्ति और उल्लास का अनूठा संगम दिखाई दिया। मुख्य पंडा विकास कुमार अग्निहोत्री के नेतृत्व में मां बाल सुंदरी की स्वर्ण प्रतिमा को पालकी में विराजमान कर मोहल्ला पक्का कोटा स्थित नगर मंदिर से यात्रा प्रारंभ की गई। माँ के जो कपाट हैं भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिए गए हैं और श्रद्धालुओं में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है माँ के दर्शनों का, प्रसाद चलाने का, अपनी मनोकामना माँ से रखने का। और इस समय जो भी भगवती से अपनी सच्ची आस्था से, निष्ठा से, विश्वास से माँ से मनोकामना मांगता है, माँ भगवती उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए केवल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ।
है।